जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर जीडी या अग्निवीर ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी जो वोमेन मिलिट्री पुलिस होता है इसका तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, इन तीनों का सिलेबस एक ही होता है। जैसे टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान के रहते हैं, और 15 प्रश्न जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के रहते हैं, और 15 प्रश्न गणित के रहते हैं, और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहते हैं। और ये जो पूरे 50 प्रश्न रहते हैं 100 नंबर के, ठीक है ना। तो इस वीडियो में भी पूरे 50 प्रश्न लिए गए हैं। यह एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, तो आप लोगों को पूरा 50 प्रश्नों को ध्यान से देखना है और कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है, ठीक है ना। लास्ट में आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और आज के जितने भी प्रश्न लिए गए ना, एकदम खतरनाक वाले प्रश्न लिए गए हैं मेरे भाई। सीधे आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो पूरा प्रश्न आप लोगों को ध्यान से देखना है। और इससे पहले जो आप लोगों का क्लास हुआ था उसमें मैं आप लोगों का एक होमवर्क दिया था, ठीक है ना। मैं आप लोगों से बोला था कि आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मैं पूछा था कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। अगले बार 2023 में जब जैसे पेपर हुआ था ना, तो उसमें सामान्य विज्ञान का ये प्रश्न बना था। सामान्य विज्ञान में पूछा गया था कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो काफी सारे लोग जवाब दिए थे, ठीक है ना। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, ठीक है ना। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा H2SO4, ठीक है ना। H2SO4 है, इसे अम्लों का राजा कहते हैं। अपने दिमाग में बैठा लो, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। इसका सूत्र होता है H2SO4, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। यहाँ पर आप लोग को एक बात समझ लेने का जरूरत है। अभी जैसे ही आप लोग का सामान्य ज्ञान का प्रश्न समाप्त होगा, सामान्य विज्ञान का प्रश्न समाप्त होगा, जब आपका गणित का 15 प्रश्न आएगा, मैथ का 15 प्रश्न आएगा ना, तो मेरे भाई 15 चैप्टर से आएगा, मतलब 15 टाइप के प्रश्न आएंगे। तो आप लोग को मैथ वाला छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप लोग का सिलेक्शन मैथ ही दिलाएगा। जीके जीएस में तो कहीं से वो लोग पूछ देते हैं। जीएस तो मान लो समझ में आता है, जो लोग पढ़े रहते हैं तो मतलब उसी में से पूछा जाता है। लेकिन जीके का कोई अंत नहीं होता है मेरे भाई। जीके का कहीं से भी वो लोग पूछ देते हैं। जैसे लगता है कि आईएएस पीसीएस का प्रश्न पूछा जा रहा है, अगले बार भी ऐसा देखने को मिला था। तो इसलिए आप लोगों को मैथ एकदम जैसे मजबूत बनाना है, क्योंकि मैथ अगले साल जिस तरह से पूछे गए थे ना, बस इस साल मतलब अंक चेंज होंगे, बाकी सब टाइप तो वही रहेंगे। अगर आप लोगों को तरीका पता रहेगा, फार्मूला पता रहेगा ना, तो मेरे भाई आप आसानी से मैथ को कर ले जाओगे। 15 प्रश्न मैथ के आते हैं, तो कम से कम 13-14 को टारगेट बनाओ। अगर 13-14 को मैथ कर ले रहे हो और 5 को रीजनिंग कर ले रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। 100% आपका पेपर निकलेगा। तो मैथ आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के इस वीडियो में जो 15 को मैथ का प्रश्न लिए गए हैं, तो मेरा एक एप्लीकेशन है नीलेश डिफेंस करियर, उसको काफी सारे लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हैं, और वहां से वो लोग 49 रुपया पे करके जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो जो लोग पे किया है और जो लोग नहीं पे किया है, सभी लोगों के लिए यहाँ पर वही पूरा मैथ, जैसे जो मॉक टेस्ट 2 वाला है ना, मतलब दूसरा नंबर वाला है, तो वो यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। तो पूरा आप लोगों को देखना है। उसके बाद से आज ही आप लोगों को मतलब शाम तक कभी भी, जैसे नेट का काफी ज्यादा इधर प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग बोलते हैं नीलेश भाई आपके क्लास का पता ही नहीं चलता है, कभी 1 बजे क्लास अपलोड कर देते हो, कभी 9 बजे कर देते हो, कभी 7 बजे कर देते हो, एक फिक्स टाइम बता दो। तो मेरे भाई मेरा घर एक बागीचे में है, मतलब जैसे ही आपका वीडियो शूट होगा मैं चौराहा पर जाऊंगा, तो इसलिए टाइम फिक्स अभी नहीं कर पाता हूं, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मेरा जो मॉक टेस्ट है उसका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को यूट्यूब पर मिलेगा, मैथ वाला। उसमें थोड़ा बहुत टाइपिंग में 1 जगह 2 जगह मिस्टेक हो गया ना, तो यहाँ पर सब सही करके मिलेगा। आज ही मैं देखूंगा तीसरा टेस्ट सीरीज का भी पूरा मतलब सॉल्यूशन यहाँ देने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार रहना। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल कौन है। पूरे राज्य के राजधानी के बारे में आप लोगों को याद कर लेना है, पूरे राज्य के राज्यपाल के बारे में आप लोगों को याद कर लेना है, और पूरे राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में आप लोगों को याद कर लेना है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा, प्रफुल्ल पटेल, बनवारी लाल पुरोहित और विनय कुमार सक्सेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मनोज सिन्हा हो जाएगा, ठीक है ना। अपने कॉपी में लिख लो
वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहां पर है? श्रीनगर है। और जम्मू कश्मीर का राजधानी जो श्रीनगर है, तो ये कहां पर, मतलब किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहां पर इसको आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना, इसको कट कर देना है। यहां पर लिखा गया है कि सीमा सड़क संगठन, जिसे बीआरओ बोला जाता है, बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। लिखा गया कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? करंट अफेयर्स का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस है: राजीव चौधरी, के एन दुबे, रघु श्रीनिवासन और हरपाल सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? ये जो बीआरओ है ना, बीआरओ का एक भर्ती निकलता है, एकदम आर्मी के जैसा ही उसमें भी वर्दी मिलता है। बीआरओ वाले लोग रोड बनाते हैं, वो भर्ती अभी निकलने वाली है। आप लोग पढ़ाई करते रहो, भर्ती के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और जिस टाइप के प्रश्न आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं ना, उसी टाइप का प्रश्न बीआरओ के भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। इसका राइट आंसर श्री रघु श्रीनिवासन हो जाएगा। ये आर्मी से है, ठीक है ना। रघु श्रीनिवासन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यहां पर 12 आप लोग को काट देना है, ठीक है ना। महाराष्ट्र राज्य में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। महाराष्ट्र में, यहां पर लिख लेना, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में देश के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी इज राइट आंसर। महाराष्ट्र राज्य में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया? तो अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वही अटल सेतु का उद्घाटन किए, ठीक है ना। और ये नरेंद्र मोदी जी इंडियन आर्मी की भर्ती तो 4 साल का करवा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा पुल उल बनाने में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो, आर्मी वाले बंदों के साथ कुछ भी गलत होता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है मेरे भाई। मैं उसके खिलाफ खुल के आवाज भी उठाता हूँ। ये नहीं सोचता हूँ कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद फौज का तैयारी करने वाला बंदा हूँ, आप सभी लोगों को पता होगा। और मेरा सिलेक्शन भी कभी का हो गया होता, लेकिन किस्मत साथ ना दिया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को फौजी बनाकर छोड़ूंगा, ठीक है ना। बस आप लोगों को मेरे बातों को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं क्यों इसका बात मतलब फॉलो करूं, ये भाई मतलब पता नहीं सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मेरे भाई, मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र राज्य में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी किए। और ये राजनाथ सिंह जी कौन हैं? राजनाथ सिंह जी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, ठीक है ना। राजनाथ सिंह जी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? राजनाथ सिंह जी हैं। और अमित शाह कौन है? अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं, ठीक है ना। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। और ये द्रौपदी मुर्मू जी क्या हैं? द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है ना। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए वर्तमान में कौन क्या है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? ओहो, ऐसा प्रश्न आप लोगों को नहीं पता होगा क्या?
ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023, 14 जून 2023 और 1 अगस्त 2023, 30 अगस्त 2023। तो अगस्त में तो नहीं किया गया, अगस्त में नहीं किया गया तो दोनों अगस्त कट गया, जून में भी नहीं किया गया, यो कट गया। अब आपका बचा 14 जुलाई, तो फिर आपका 14 जुलाई 2023 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया। जब चंद्रयान 3 के बारे में पूछेगा तो 14 जुलाई 2023 कर देना है। अब ऐसा नहीं है कि 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया तो 2023 वाला पूछेगा। चंद्रयान 3 के बारे में तो पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 के बारे में पूछ सकता है, पहला वाला के बारे में भी पूछ सकता है, दूसरा वाला के बारे में भी पूछ सकता है। मतलब इसका जिक्र करेगा तो ऐसा नहीं है कि 3 वाला के ही बारे में पूछेगा, पुराना वाला भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो पुराना वाला भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन में पड़ने का जरूरत नहीं है। अब देखो इस तरह से मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। बहुत लोग बोल रहे थे कि आप जो भी बताते हो लिखा करो, बताया करो, समझाया करो। तो मेरे भाई सब कोई एक ही दिन में सीख जाता है क्या? कौन ऐसा बंदा है जो एक ही दिन में सब कुछ सीख जाता है? कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे भाई धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगा, बताने का तरीका भी पता चल जाएगा और इस तरह से भी मतलब लिखने का तरीका पता चल जाएगा। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। अब पूछ देगा कि चंद्रयान फर्स्ट जो पहला वाला है तो वो कब लॉन्च हुआ? तो चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को हुआ, ठीक है ना। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था और 2023 में चंद्रयान थर्ड लॉन्च हुआ, तीसरा लॉन्च हुआ, ठीक है ना। 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ। पूछ देगा चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च हुआ, दूसरा वाला, तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया, ठीक है ना। और चंद्रयान 3 के लैंडर का यहाँ कैलेंडर लिख दिया है पहलवान भाई, कभी मैं उसको ऐसा नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना, लेकिन ऐसे थोड़ा सा मतलब जानते ही हो बात बात में आ जाता है। तो पहलवान भाई सॉरी यार, ठीक है ना, क्योंकि वो भी क्लास कर रहा होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर यहाँ पर रहेगा, लैंडर का क्या नाम है? तो देखो ये प्रश्न यूपी पुलिस के पेपर में भी पूछा गया था, आर्मी के पेपर में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका विक्रम हो जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो विक्रम, ठीक है ना। और चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? तो प्रज्ञान हो जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम पूछेगा तो विक्रम आप लोगों को लिखना है, कॉपी में फटाक से लिखो, ठीक है ना। नहीं तो फिर मेरे भाई अगर कॉपी में नहीं लिखोगे तो फिर अपने साथ ही आप मकरागिरी करोगे, दूसरे के साथ कुछ नहीं करोगे, अपने साथ ही धोखा करोगे, ठीक है ना। कॉपी में फटाक से लिख लो क्योंकि पूछा जाने वाला प्रश्न है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। और चंद्रयान 3 रोवर के क्या नाम? तो आपका प्रज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इतना ज्यादा मैं लिख उख दिया हूं, इसको साइड करते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखो 2011 की जनगणना से रिलेटेड एक प्रश्न पूछता है, एसएससी कोई भी पेपर कराती है तो उसका ये फेवरेट है, हमें लगता है कि उसका ये रिश्तेदार है और काफ़ी क्लोज वाला रिश्तेदार है। 2011 का जनगणना, ठीक है ना। अभी मतलब जैसे टीसीएस का पेपर करा रही है ना, तो 2011 की जनगणना से रिलेटेड एक प्रश्न उन लोगों को पूछना है तो पूछना है। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं बार बार बताते रहता हूँ, आप लोगों को बार बार बताते रहता हूँ कि भाई यहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ लो, लेकिन कुछ लोग को समझे नहीं आता है। कुछ लोग तो समझते हैं, कुछ लोग तो बातों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग को लगता है पता नहीं यार पेपर में पूछेगा कि नहीं पूछेगा। जब इस तरह से सोचोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। किसी को भी गुरु मानो, मैं ये नहीं बोलता हूं कि हम ही को गुरु मानो, किसी को भी गुरु मानो। काफी लोग हमारे पास फोन करते हैं, सर सर बोलते हैं, काफी लोग नीलेश भाई बोलते हैं, काफी लोग दोस्त के नाम जानते हैं, काफी लोग बड़े भाई के नाम से जानते हैं, काफी लोग छोटे भाई मानते हैं। तो मेरे भाई चाहे जो कुछ भी मानते हो ना, मतलब मानकर किसी को जब मानोगे तभी उसके बातों को फॉलो करोगे। जब किसी को कुछ मानबे नहीं करोगे तो कहां से फॉलो करोगे? सोचोगे यार भाई ये तो कुछ है ही नहीं है, मतलब इसका बात हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? मेरे भाई कोई भी थोड़ा बहुत काम करके आगे गया रहता है तो उसका दिमाग कैसा रहता है, ये सारी चीजें आप लोगों को देखना है, उसके बातों पर गौर करना है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत आगे चला गया हूं, लेकिन कुछ तो किया हूं ना, कुछ तो किया हूं, एक अलग पहचान बनाया हूं। एक आर्मी का तैयारी करने वाला बंदा आप लोगों के सामने आर्मी का ही क्लास करा रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे भाई कुछ भी सोचो, लेकिन किसी को भी गुरु मानो और उसके बातों को फॉलो करो, तभी आप लोग का तैयारी अच्छे तरीके से हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है
कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, इसका राइट आंसर 1000 से 1940 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो 1000 लिखा गया ना, इसका मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर क्या लिखा गया है, 1000 पुरुषों पर 940 महिला हैं, ठीक है ना। 1000 पुरुषों पर 940 महिला हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात का मतलब यही होता है, ठीक है ना, कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, ठीक है ना। 2011 की जनगणना से रिलेटेड मैं बता रहा हूं। अगर पूछ देगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। ये आप लोगों को बताना है। शायद मैं आगे लिख भी दिया हूं, नहीं यहाँ पर नहीं लिखा हूं। तो ये आप लोगों को बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, ये आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य आपका कौन सा है, केरल है, ठीक है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है। पूछ देगा कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है, ठीक है ना। ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पर पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। जब पूछेगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 1000 से 940 हो जाएगा। मतलब 1000 पुरुष हैं तो 940 महिलाएं हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पूछ देगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है। और पूछ देगा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है, ठीक है ना। पूछ देगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, कौन सा राज्य, साक्षरता वाला राज्य, ठीक है ना। साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि साक्षरता क्या होता है, इस साक्षरता क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है, ये कौन सा विपद आ गया हमारे सामने, हमको क्या क्या समझना पड़ रहा है। आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। लिंगानुपात का मतलब तो मैं आप लोगों को समझा दिया हूं कि कितना पुरुषों पर कितना महिलाएं, ये होता है। और ये जो साक्षरता शब्द दिया है ना, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पढ़ा लिखा वाला राज्य, मतलब सबसे पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार सबसे पढ़ा लिखा वाला राज्य आपका केरल है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर पूछ देगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, कम साक्षरता का मतलब क्या हो जाएगा कि सबसे कम पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। देखने में तो नहीं लगता है, बिहारी बाबू लोग तो बड़ा आर्मी के फैन होते हैं, लेकिन ये बिहार सबसे कम साक्षरता मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा वाला राज्य बताया गया है 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। और बिहार से ही सबसे ज्यादा IAS PCS बनते हैं। तो ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप फौज का तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है ना। अपने कॉपी में फटाक से लिख लो, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य आपका केरल, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, नहीं,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ पर केंद्र शासित पूछा है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन व दीप, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब देखो, अब आगे आपका क्या लिखा है, इसको आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है ना। ये कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। ये ऑटोमेटिक में मैं सोचा हूँ अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगेगा तो बताना, फिर से जब नेक्स्ट क्लास आएगा तो उसमें भी मैं ये सारी चीज़ें लाया करूँगा, ठीक है ना। आपका प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मैं बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर राज्य के बारे में बताया गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला गया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान होता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है? तो राजस्थान होता है। राइटिंग में सुधर गया क्या? हाँ, धीरे धीरे सुधर जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। देखो नामों में भी खतरनाक लग रहा है, राजस्थान है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब बहुत ज्यादा वहां पर जगह है, ठीक है ना। और यहाँ पर है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो हमारे उत्तर प्रदेश के अलावा और कोई राज्य हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर पूछ देगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अपना उत्तर प्रदेश है जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये गोवा के अलावा और कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब गोवा में लोग जाते हैं घूमने, ठीक है ना। एक और राजा वो लोग है, वो भी गया था घूमने, मैं उसको देखा था। तो वो अपने माता पिताजी को छोड़कर शादी करके वहाँ पर गया था घूमने। मुझे बड़ा गुस्सा लगा मेरे भाई, जितने लोग ऐसे करते हैं। तो मतलब आप लोग को ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो मैं उसका प्रमोशन कर दिया, चलो कोई बात नहीं, वो फालतू की चीज़ है, उसको आप लोग ना देखोगे तो सही रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम पूरा क्या बताएं भाई, बहुत नखड़ा करता है, बहुत खतरनाक लड़का है। लेकिन आप लोग अब बिना सर्च मार के देखे हुए नहीं मानोगे, लेकिन नहीं देखोगे तो सही रहेगा, आपका ध्यान भटक जाएगा। इधर पढ़ाई करो, ठीक है ना, ज़्यादा इधर उधर ध्यान भटकाने का जरूरत नहीं है, वरना डंडा गिरने लगेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का डंडा कब गिरेगा? जब फील्ड में उतरोगे तब, ठीक है ना। यहाँ पर तो नहीं गिर पाएगा, निकलने दो। अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। पूछ देगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है, ठीक है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बाराबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? नया देखने को मिल रहा है ना, इसी तरह से पेपरवा में देखने को मिलता है। और जो लोग नहीं करके आते हैं वो लोग कहते हैं यार कितना हार्ड पूछ दिया था। जो पढ़े रहते हैं अच्छे से वो लोग नहीं, वो लोग तो जानते ही हैं। बाराबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? आपका गोवा, हिमाचल प्रदेश, असम और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा, ठीक है ना। बाराबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में, ठीक है ना। ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपका शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपका शिमला है, ठीक है ना। उल्टा लिख रहा हूँ तो इसलिए इधर उधर जा रहा है। और गोवा का राजधानी आपका कहाँ पर है? गोवा का राजधानी आपका पणजी है। पूछ देगा कि असम का राजधानी कहाँ पर है? तो असम का राजधानी आपका दिसपुर है, ठीक है ना। असम का राजधानी आपका दिसपुर है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? कैस्पियन सागर, भारत की खाड़ी, लाल सागर और काला सागर।
तो लाल सागर के अलावा और कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लाल सागर इज राइट आंसर। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न है, लेकिन बहुत कम ही लोग इस पर ध्यान देते हैं। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, अगर आर्मी के पेपर में 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का है, जैसे जीडी में, ट्रेडमैन में और डब्ल्यूएमपी में, तो मेरे भाई जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे ना, 50 प्रश्न में से 30 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो सब बंदा कर देगा। आप भी कर दोगे, हम भी कर देंगे, जो नहीं पढ़ा रहेगा वो भी कर देगा, थोड़ा बहुत मतलब पढ़ा रहेगा 10-15 दिन वो भी कर देगा। लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? जो 31वां प्रश्न करता है, जो 32वां प्रश्न करता है, एक एक नंबर से, 2 ही नंबर से मतलब लोग छटते हैं आर्मी के पेपर में, 10 नंबर से, 20 नंबर से नहीं छटते हैं। तो आप लोग को ऐसे चीज़ों पर ध्यान देना है जो कोई भी याद ना कर पाए, मतलब उस पर ज़्यादा ना सोचे कि भाई ये भी याद करना है। ऐसी चीज़ों पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। और अभी तक अगर आप मेरे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, क्योंकि कोई भी भर्ती निकाली जाएगी, पढ़ाई कर रहे हो तो भाई मेरे टेलीग्राम चैनल में उसका पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल में भी जुड़ जाना, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी भर्ती निकलेगी, चाहे ऑफलाइन रहेगी चाहे ऑनलाइन रहेगी, उसको एकदम आसान भाषा में, देसी भाषा में मैं आप लोग को बताता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। मेरा व्हाट्सअप चैनल एनडीसी के नाम से है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक और एनडीसी का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। और अभी मेरे सामने एक जो बंदा बैठा है तो उसको मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर वो जो पट्टियाँ लगाया जाता है, जैसे लिखा गया रहता है, तो उसको किस तरह से एडिट करके यहाँ पर लगाना है, तो वो मैं लगा दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे सामने एडिटर बैठा है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर ये नहीं पता होगा तो आपको क्या पता होगा यार। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पीएस गोले, एमके स्टालिन, भजन लाल शर्मा, भागवत सिंह मान, ठीक है ना, भागवत सिंह मान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है ना वो भजन लाल शर्मा है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। तमिलनाडु का पूछ देगा, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, तो ये एमके स्टालिन हो जाएंगे, ठीक है ना। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो तमिलनाडु का आपका एमके स्टालिन हो जाएंगे। और अगर पंजाब का पूछ देगा, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री आपके भगवंत सिंह मान है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम के मुख्यमंत्री, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। वैसे आप लोग का आज मैं होमवर्क दूंगा, टेंशन ना लो। जो मैं अगला होमवर्क दिया था, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो अब पता चल गया है ना। मतलब एक बार जब होमवर्क दूंगा उसको आप लोग उसका आंसर बताओगे, फिर दोबारा उस प्रश्न को पूछूंगा तो कितना मजा आएगा, वो याद हो जाएगा। एक साल में 365 दिन होता है, लीप ईयर्स में 366 दिन होता है। अगर एक दिन में एक प्रश्न याद करोगे तो साल भर में 365 को याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग तो ऐसे हो नहीं, आप लोग तो दिन भर इधर उधर मतलब रफू चक्कर मारने वाले हो। जब भर्ती आती है तो 1 महीना पढ़ाई में लग जाते हो, तो थोड़ा सा संभल जाओ, ठीक है ना। पिंग योंग खेल का दूसरा नाम क्या है? पिंग योंग खेल का दूसरा नाम क्या है? टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी। तो ये जो पिंग योंग खेल लिखा है ना, टेबल टेनिस से संबंधित है। पिंग योंग खेल का दूसरा नाम क्या है? तो पिंग योंग खेल का नाम, दूसरा नाम आपका टेबल टेनिस है। अब यहाँ पर क्रिकेट दिया है, क्रिकेट का क्या पूछ देता है? एग्रीकल्चर का संबंध किससे है? क्या पूछ देता है? एग्रीकल्चर का संबंध किससे है, ठीक है ना। पूछ देता है कि एग्रीकल्चर का संबंध किससे है, एग्रीकल्चर का संबंध किससे है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर पूछ देता है। उसके बाद से आपका दूसरा पूछ देता है, दूसरा किस खेल से संबंधित है, दूसरा किस खेल से संबंधित है पूछ देता है, ठीक है ना। तो दूसरा किस खेल से संबंधित है आपका, ये भी क्रिकेट से ही है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ये भी कोई बताने वाली बात है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 8 माह 21 दिन, 2 बार से 11 महीना है, 2 बार से नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये रहेगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
2 वर्ष 11 माह 18 दिन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? राइन और डेन्यूब नदी, लोहित और दिबांगी नदी, चंद्रभांगा और इरावती नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? तो जर्मनी में राइन और डेन्यूब नदी बहती है। अगले बार जीडी में पूछा गया था, अग्निवीर जीडी में, ठीक है ना। जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? तो राइन और डेन्यूब नदी बहती है जर्मनी में, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किसके शासन काल में हुआ? तो बंगाल विभाजन किसके शासन काल में हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेवो, लॉर्ड विलियम बैटिंग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन किसके शासन काल में हुआ? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ, ठीक है ना। पूछ देगा कि सबसे पहले बार जनगणना कब हुआ, जनगणना का शुरुआत कब हुआ? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेवो के शासन काल में, ठीक है ना। लॉर्ड मेवो के शासन काल में जनगणना का शुरुआत हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। मुंबई का राजधानी कहाँ पर है? महाराष्ट्र है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? अब ये नहीं पता होगा तो काहे के लिए आर्मी का तैयारी कर रहे हो? मत आर्मी का तैयारी करो, पोर्टर का तैयारी करना चालू कर दो, ठीक है ना। क्योंकि भारतीय थल सेना के बारे में बोला गया है, तो थल सेना के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अब देखो कुछ लोग दिल पर ले लेंगे तो इसको कभी भूलवे नहीं करेंगे। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? 1840, 1895 और आपका 1820, 1842 है। तो 1895 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय थल सेना जिसे आर्मी बोला जाता है, ठीक है ना, इंडियन आर्मी बोला जाता है। भारतीय थल सेना की स्थापना 1895 को हुई, ठीक है ना। अब पूछ देगा कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? मतलब वही आर्मी डे, ठीक है ना। आर्मी डे कब मनाया जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो आर्मी डे आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। जिस टाइप का सामान्य ज्ञान का मैं प्रश्न बताया हूँ ना, उसी टाइप का प्रश्न अगले बार पेपर में पूछे गए थे और इस साल भी उसी टाइप का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इसी हिसाब से पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। जितने लोग नए हो, कभी आर्मी का पेपर नहीं दिए हो, अभी पहला साल तैयारी कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस किताब से पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, तो मतलब जैसे मेरा जीके जीएस अच्छा हो जाएगा तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मेरा एक एप्लीकेशन है जो आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर नीलेश डिफेंस कैरियर लिखकर सर्च मारना है, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आईडी पासवर्ड बना करके साइन अप कर लेना है। उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में भी काफी सारा प्रश्न डाला गया है और प्रीवियस ईयर वाला पूरा प्रश्न फ्री में ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से अगर आपको उतना से मतलब ऐसा हो रहा है कि नहीं इससे मेरा तैयारी नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ अगर 99 रुपये आप परचेज कर ले रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, 300 स्पेशल जीएस के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज पूरा जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज पूरा जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगर सिर्फ आप 49 रुपया पे करते हो तो आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे और ये जो 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे ना, वो एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। उसका पूरा सलूशन आप लोग सभी लोगों को यहाँ यूट्यूब पर मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ से जाकर मेरे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सामान्य विज्ञान का धुआं उड़ा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से मैथ वाले सर आ जाएंगे, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल, थायमिन, कैल्सीफेरॉल और फिलोक्विनान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम बोला है ना, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनाल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम
नाम आपका रेटिनाल होता है, ठीक है ना। पूछ देगा कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम आपका थायमीन होता है। अब देखो एक सूत्र होता है जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, रथ पर एक ट्रॉफी होता है, ठीक है ना। रथ पर एक ट्रॉफी होता है, यह एक सूत्र है जिससे पूरे जितने भी विटामिन होते हैं उनका रासायनिक नाम याद हो जाएगा। रथ पर एक ट्रॉफी होता है, ठीक है ना, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब इसको किस तरह से देखना है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो लिखने उखने में कभी कभी मिस्टेक उस्टेक हो जाता है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना यार, क्योंकि आप लोग नहीं देखोगे तो फिर कौन देखेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रथ लिखा गया, पहले र लिखा गया ना, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम र से रेटिनाल हो जाएगा। और यहाँ पर थ लिखा गया ना, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थ से थायमीन हो जाएगा। ये पर साइलेंट है। और ए है ना, तो विटामिन ए जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। उसके बाद से विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। उसके बाद से विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन के का रासायनिक नाम आपका फिलोक्विनोन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक सूत्र होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त की कमी कहलाती है एनीमिया, ल्यूकेमिया, यूरेमिया, ल्यूकोरिया। तो ये तो आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। एनीमिया इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बाइल कहाँ से स्रावित होता है, यकृत, थायराइड, एड्रिनल और पीयूष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह बाइल कहाँ से स्रावित होता है, इसका राइट आंसर आपका यकृत हो जाएगा, ठीक है ना। यकृत इज राइट आंसर। बाइल कहाँ से स्रावित होता है, यकृत राइट आंसर हो जाएगा। दांत किसके बने होते हैं, दांत किससे बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो इसका राइट आंसर कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम फास्फेट इज राइट आंसर। दांत किसके बने होते हैं, तो कैल्शियम फास्फेट इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाणु जनित रोग हैं, जीवाणु जनित रोग कौन सा है, एड्स, रेबीज, खसरा और तपेदिक। तो ये जो जीवाणु जनित दिया है ना, इसका राइट आंसर आपका तपेदिक हो जाएगा। जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो जीवाणु जनित रोग आपका तपेदिक है। ये सारा प्रश्न मैं आप लोगों को एक बार बता भी दिया हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं एक ही प्रश्न कितना बार लाते हो, मेरे भाई मैं पूरा का पूरा प्रश्न आप लोगों को करा दिया हूँ, तो रिवीजन कराते रहता हूँ। जब देखते रहोगे तो याद होता रहेगा। जैसे मुझे नया कोई प्रश्न मिलेगा तो मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा, ठीक है ना। आप लोग पढ़ाई करते रहो, जुड़े रहोगे तो लास्ट तक सब आप लोग को याद हो जाएगा। और सब आप लोगों को लगेगा कि यार मैं कितना बार एक ही प्रश्न को पढ़ूंगा। जब वहाँ पर जाओगे तो एकदम आनंद से पूरा एकदम बढ़िया से जैसे क्वेश्चन कर आओगे, ठीक है ना। और कुछ लोग बोलते हैं नीलेश भाई शायरी वायरी मारा करो, कि मतलब क्लास कराते हो तो खतरनाक वाला शायरी मारो, हमारे अंदर जुनून आ जाता है जब आप बोलते हो। तो मेरे भाई जुनून दौड़ते वक्त आना चाहिए, ठीक है ना। पूरा एकदम फाड़ देना चाहिए दौड़ते वक्त, मरोगे नहीं, ठीक है ना। हाँ थोड़ा बहुत नाक पर ब्लड आ सकता है, खून आ सकता है, गिर सकते हो। मेरा हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं धूप में जब दौड़ता था पूरा एकदम ब्लड आ जाता था, मैं पूरा एकदम आराम से सोकर ग्राउंड में मस्ती करने लगता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा जुनून लाने का जरूरत नहीं था। जुनून ला ला के कपिए फाड़ दोगे तुम लोग, ऐसे आप लोग मतलब कपिए फाड़ दोगे, तो भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पर बस पढ़ाई करो, उसके बाद से जुनून लाने के लिए तो मैं ग्राउंड पर लेकर चलूँगा। टेंशन ना लो, पेपर निकालो, ग्राउंड वाला भी वीडियो आप लोगों के सामने आएगा और लाइव दौड़ कर दिखाएंगे, क्योंकि मैं रेस भी मारा हूँ, ग्राउंड में जाकर लाइव दौड़ के दिखाया हूँ। चाहे 1600 मीटर हो, यूट्यूब पर जितने लोग पढ़ाते हैं शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो हमारे इतना, मैं अपना तारीफ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा बहुत कर दे रहा हूँ। मतलब मैं जो किया हूँ शायद ही कोई होगा जो मतलब इतना किया होगा, ठीक है ना। और इसमें भी मैं बेस्ट करूंगा, टेंशन ना लो। अभी जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसमें भी बेस्ट करूंगा। अभी मेरे पास मिलियन में सब्सक्राइबर नहीं है, लाइव वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आप ही लोग अपने जब भर्ती हो जाओगे तो अपने छोटे भाइयों को बताओगे कि नीलेश डिफेंस कैरियर से आप पढ़ लो, बस क्लास करते रहना, याद हो जाएगा। आप ही लोग मेरे एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाओगे और आप ही लोगों की वजह से यहाँ पर मैं एक दिन बेस्ट बन जाऊँगा, ठीक है ना। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, देखो मेहनत हमारा रहेगा, सपोर्ट आप लोग का रहेगा, ठीक है ना। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है
अणु, तत्व, परमाणु और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर परमाणु हो जाएगा, ठीक है ना। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। और हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लग जाता है? हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लग जाता है? 0.5 सेकंड, 0.8 सेकंड, 0.11 सेकंड, 0.2 सेकंड। तो हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लग जाता है। हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय ले लेता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र कहाँ पर पाए जाते हैं? अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र कहाँ पर पाए जाते हैं? सेरेब्रम, थैलेमस, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स है। तो इसका राइट आंसर मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्यधिक शराब के सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? शायद ये प्रश्न मैं कल भी बताया था, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, प्रामस्तिष्क और नाट, इनमें से कोई नहीं। अच्छा नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है ना। अत्यधिक शराब के सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है ना। और बोल देगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपका प्रामस्तिष्क होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग बवाल मचा देंगे। आप लोग का बवाल नहीं होना चाहिए, उससे पहले मैं लिख दिया। यहाँ पर बोल देगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो प्रामस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है? ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है? वायु, इस्पात, निर्वात और पानी। तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है। आप लोगों का आज का होमवर्क यही है, ठीक है ना। और लास्ट में भी मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न जैसे बोलूँगा तो उसका आंसर आप लोगों को बताना है। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ये जो सब मतलब प्रश्न करा रहा हूँ, जब अगला क्लास आप लोगों का आएगा, देखो मुझे 20 लोगों के कमेंट का जरूरत है। अगर 20 लोगों का ऐसा कमेंट आ गया तो मैं इस पर गौर करूंगा। जैसे मैं जो क्लास करा रहा हूं, इसके बाद मैं जो क्लास कराऊंगा वो तो आप लोगों का क्लास कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन उस क्लास में भी इस क्लास का जैसे 4 से 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न लास्ट में जब वो क्लास समाप्त हो जाएगा टेस्ट के हिसाब से अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है ना। अब आप लोगों के ऊपर है, 20 कमेंट मुझे चाहिए। 20 कमेंट अगर आप लोग कर दोगे तो अगला क्लास तो आप लोगों का होगा ही होगा। अगले क्लास जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो इसमें का जो पिछले वाला क्लास रहेगा उसमें का 5 प्रश्न आप लोगों का टेस्ट होगा और आप लोग बताओगे। आप लोगों के अंदर भी संतुष्टि हो जाएगा कि अगला क्लास में जो किया था उसका आंसर मुझे पता है, ठीक है ना। तो 20 कमेंट का जरूरत है। अब देखते हैं, मैं गिनूंगा, अगर 19 कमेंट रहेगा तभी भी नहीं ऐसा करूंगा कि लास्ट वाला जोड़ूंगा। अगर 19.5 कमेंट रहेगा तभी भी नहीं करूंगा। 20 कमेंट पूरे चाहिए, ठीक है ना। तो देरी किस बात की है, 40 कमेंट कर दो कि नीलेश भाई पुराना वाला भी 5 प्रश्न लाया करो। देखते हैं कितने लोग करते हो। ये करोगे तो भाई अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और बिना कहे सुने वीडियो को लाइक कर दिया करो। और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्तनधारियों में सर्वाधिक गर्भवती किस में होती है? घोड़ा, हाथी, बुलू व्हेल और चमगादड़ है। तो इसका राइट आंसर आपका हाथी हो जाएगा, ठीक है ना। हाथी इज राइट आंसर। स्तनधारियों में सर्वाधिक गर्भवती होती है, हाथी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है एसी को डीसी में, एसी को एसी में, डीसी को एसी में, डीसी को डीसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इन्वर्टर होता है ना उसमें डायरेक्ट करंट आता है। क्या आता है? डायरेक्ट करंट आता है। तो वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदलती है। जो इन्वर्टर होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इन्वर्टर डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदलती है, डीसी को एसी में बदलती है। अब आप लोगों को कभी भूलना नहीं है, जो इन्वर्टर होता है तो मान लो जैसे जो लाइट वाइट होता है उससे आप लोगों को पता होगा कि इन्वर्टर तुरंत अपने पास से ही, जैसे आपका ये जो उपकरण होता है जैसे विद्युत होता है तो वो अपने पास से ही करंट पैदा करती है। तो वो इन्वर्टर से डायरेक्ट करंट आता है, ठीक है ना। और वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदल देती है। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? कल यहाँ हम क्या किए थे, थोड़ा सा
वो क्या बोल रहे थे, क्लासवा करा रहे थे, तो थोड़ा सा इस तरह से थे, एकदम इस तरह से इसलिए थे ना कि हम जिस रूमवा में है ना, ये रूमवा चारों तरफ से एकदम घिरा गया है, पूरा फोम वोम लगा दिया। अगर आप लोग बोलोगे, वैसे मेरा नीलेश के फैंस वाला जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैं अपना ब्लॉग बनाते रहता हूँ, जो पर्सनल लाइफ में जो भी करता हूँ, जिस तरह से पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ, पूरा अपना ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो ये क्या है कि पूरा एकदम वो क्या बोलते हैं कि फोमे से एकदम पूरा मतलब चारों तरफ से ढक दिए, ऊपर शीशा लगवा दिए, यहाँ थोड़ा सा जगह खाली था। आज जैसे ही शीशा लगाए ऑक्सीजन का कमी होने लगा तो ऐसे लटक गए एक दिन बाद, ठीक है ना मेरे भाई, लग ही नहीं रहा था कि शरीर में जान है। आज इस शीशा को फोड़वाएंगे, आज मैं मिस्त्री को बुलाया हूँ, तो अब देखता हूँ इस शीशा को कब तक वो निकाल रहे हैं। आज शीशा की जगह यहाँ जाली वाली लगाएंगे, नहीं तो भाई उसी तरह से इस तरह से पढ़ाएंगे, मज़ा नहीं आएगा भाई। हम लोग आर्मी वाले बंदे हैं यार, और इस तरह से रहेंगे तो कहाँ से काम चलेगा। ऑक्सीजन फाक्सीजन ये तो बहुत मायने रखता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन तो बहुत मायने रखता है, इसको गलत नहीं बोलना है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका विकिरण विधि हो जाएगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? तो विकिरण विधि हो जाएगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? तो विकिरण विधि से आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक है न्यूटन, कैलोरी, जूल और वाट है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक कौन सा है? आपका जो ऊष्मा का एसआई मात्रक है वो जूल है, ठीक है ना, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, उसके बाद से मैथ वाले सर आएंगे। तो मैथ के लिए आप लोग अभी से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। याद रखना, जो लोग हमारे एप्लीकेशन में कोर्स वोर्स नहीं लिए हैं, जो लोग कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं, उन लोगों को पूरा फ्री में यहाँ पर पूरा का पूरा मैथ वही वाला मिलेगा, ठीक है ना। और वो मैथ बहुत मेहनत से बनाया गया है। कोई जहाज नदी से तैरता हुआ समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज का तल क्या हो जाता है? थोड़ा ऊपर उठता है, थोड़ा नीचे बैठता है, अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर एक भाई साहब बोले थे कि नाट को हटाकर इनमें से कोई लिख देना, लेकिन टेंशन ना लो अगले वाले में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर थोड़ा ऊपर उठता है हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर उठता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ रहे हैं आपका शिवम सर मैथ पढ़ाने के लिए। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो मैं मॉक टेस्ट लिया हूँ हमारा क्या फ़ायदा होगा, हम तो 49 रुपया पे कर दिए हैं, हमें तो मतलब पैसा लेकर जैसे एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट मिल रहा है, और जो लोग नहीं पैसा पे किए हैं तो उन लोगों को भी यहाँ पर मिलेगा। तो जो लोग मॉक टेस्ट ले लिया उन लोग को ये फ़ायदा होगा कि पूरे 50 प्रश्न उसमें मिलेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर सिर्फ मैथ के सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो अभी सर आ रहे हैं। जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद, नीलेश डिफेंस करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज नंबर 2, और ये है कहाँ का? नीलेश डिफेंस करियर का जो एप्लीकेशन है जिसमें आप लोग पेड कोर्स करके लिए हैं, उसी का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जितने भाइयों ने लिया है उनका भी सही है, वो अपना चेक कर लें, देख लें। जो नहीं लिए हैं उनका फ्री उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, देखिए क्या कर रहा है। एक काम को ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। देखिए, ए एक व्यक्ति है, 15 दिन, ए 10 दिन में काम कर रहा है, 10 दिन। बी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन। ए और बी 10 दिन और 15 दिन कर रहे हैं, हमने लिख दिया। देखिए कह रहा है एक काम को ए और बी क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे? अच्छा ले देखिए, यदि इसका टोटल काम निकाले तो इसका एलसीएम ही टोटल काम होता है। एलसीएम इसका क्या होता है? टोटल काम होता है। तो अब एलसीएम निकालेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 दूना 30। यह टोटल वर्क हमारा हो गया, ठीक है। अब टोटल काम हो गया, टोटल काम यह हो गया। तो अब हम निकालेंगे ए की क्षमता। यह क्या है? क्षमता है, समझते चलिएगा, जिसे इफिशियंसी कहते हैं, क्षमता। ए की क्षमता कितनी है? 10 तिहाई 30। मैं कहने का मतलब है ए एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक। बी की क्षमता कितनी है? 15 दूना 30। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। इस तरह से ए और बी दोनों मिल गए, ए और बी, तो कितना काम करेंगे? 3 दू 5। तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं ए और बी। अब कुल कितना काम करना है? 30 काम। लेकिन हमसे यह सब नहीं पूछ रहा है, कह रहा है
मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे? हमको बस 3 दिन कराना है। अच्छा बाबू, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में 3 का गुणा कर देंगे, 3 5 3 दिन में 15 काम करेंगे। लेकिन हमारा ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया है, कह रहा है कितना काम कर सकते हैं। तो टोटल कितना काम है? 30। और कितना काम कर सकते हैं? 15। तो इसका आधा ही कर रहे हैं, 15 दूना 30। तो इसका हम देख रहे हैं कुल काम का 15 काम कर रहे हैं, कुल 30 काम है, इसका आधा कर दे रहे हैं सब। ठीक, तो क्या कर देंगे, यहाँ से कर देंगे। टोटल काम 30 है, तो टोटल काम 30 और कितना ये 3 दिन में कर रहे हैं? 15। तो 15 का नाम 15, 15 दूना 30। तो इस तरह से 1/2 और ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही मिल जाएगा कि 1/2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 0.02 का वर्ग है। अच्छा, वर्ग मतलब क्या होता है? जैसे कि यह दे दिया 0.02, इसका ऐसे वर्ग चढ़ा दिया, यही ना वर्ग है। जितनी जिसके ऊपर जितनी पावर रहेगी उतनी बार मल्टीप्लाई होती है, उतनी बार गुणा करते हैं। तो लिखेंगे 0.02 और गुणे 0.02। तो 2 का 2 में कितना हो गया? 4। 1 0 2 0। ठीक है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, इस तरह से 4 अंक के बाद दशमलव। और हमारा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। इसमें बस गुणा करना है, ये गिन लेना है कितने अंक बाद दशमलव है, उतना अंक बाद लगा देना है। अब देखिए दिया है √243 अब पूरे का स्क्वायर, और यहाँ यह रहेगा ऐसे 5। ठीक है, ये हमारे पहलवान भाई जानते ही हैं, थोड़ा इनसे मिस्टेक हो गया है। यह 5 इसके अंदर रहेगा, रूट के अंदर। उन्होंने पहले ही टाइपिंग कर दिया है तो वो टाइपिंग में चलता है। ठीक है, तो यह ऐसे क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन यह है। अब इसे हम सॉल्व करना है, तो हम जानते हैं इस करनी को हटाएंगे तो 243 और पूरे का पावर कितना आ जाएगा? 2/5 आएगा। आएगा बाबू? 243 को जब भी हटाएंगे तो 2/5 या 1/, में जाता है। अब भाई देखेंगे किसके ऊपर, इसको क्या करेंगे 243, तो हम इसको गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 243। तो क्या करेंगे 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/24 और 3 एकम 3। फिर 3 से काटे तो 27 3 81, फिर 3 से काटे तो 3 9 27, 3 से काटे तो 3 3 9 और 3 से काटे तो 3 एकम 3। तो हम देख रहे हैं 3 2 5। तो इसे खूब आराम से लिख सकते हैं 3 के पावर 5 अब पूरे के पावर क्या है 2/5। तो अब यहाँ से ऐसे गुणा हो जाएगा 3 के पावर 5 गुणे 2/5। तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 के पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 3 3 9। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या मिल रहा है? बी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसको क्या कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1000 पर 3 साल के लिए 6% सालाना की दर से ब्याज दर क्या हो। देखिएगा जो मुख्य टेस्ट सीरीज है उसमें यह 100 है, उसे सुधार लीजिएगा, यहाँ 1000 है। ठीक है, उसे हमने सुधरवाया है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। तो इसको देखिए हमारा क्या दिया है, मूलधन दे दिया है, कितना दे दिया है बाबू 1000। ठीक, समय दे दिया है 3 वर्ष, दर दे दिया है 6%। तो हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 1 0 2 0 2 0 कट गया, 36 18, तो 180 आ गया। यही सिंपल इंटरेस्ट है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना गया 180। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है 2x + y = 35 और 3x + 4y = 65। यही क्वेश्चन दिया है। अब इसमें करना क्या है, हमें x और y का मान निकाल के x/y करना, वैल्यू निकालनी है। करने के लिए क्या करेंगे, हम जोड़ पढ़ाए ना उसी का उपयोग यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ y है, x का गुणा यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन ये क्या करेंगे, इसे कर लेंगे समीकरण 1 और इसे कर लेंगे 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 में
समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8x प्लस 4 एक नम 4y, और इसमें 4 किया तो 4 5 20 और 4 3 12 और 2 14, 140 ये हो गया। अब यह बना समीकरण हमारा 3, और समीकरण 2 को इसके पास लाएंगे, क्या है 3x प्लस 4y बराबर 65, यह हो गया 2। अब इसे क्या करेंगे, अब पढ़ाए हैं आप लोगों को जोड़ और घटाना, उसका उपयोग हो। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ देखिए सब बराबर है तो हम क्या करेंगे, घटाने पर लिख देंगे, क्या घटाने पर, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। और घटाना का नियम क्या पढ़े हैं, जिस संख्या को घटाना उसका चिन्ह बदल लेते, तो हमने बदल लिया बाबू। 8 में से 3 घटा तो क्या बचा 5 है, एगो प्लस एगो माइनस कट गया। अब यहाँ देखिए यह प्लस या माइनस, तो प्लस 10, 10 में से 5 घटा 5, यहाँ बचा कितना 13, 13 में से 6 घटा 7, तो यह 75 हो गया। अब इसको 5 से हम काट दिए तो x बराबर क्या हो गया, 15 5 75, तो x का मान 5 निकल गया। अब x का मान 5 निकल गया तो यहाँ y समीकरण 1 में रख देंगे, x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जैसे यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 15 प्लस y बराबर 35, 15 दूना 30, तो y बराबर क्या हो गया 35 माइनस 30 बराबर क्या हो गया 5। तो हम यह कह सकते हैं, हमसे पूछ रहा है x अपान y, x का मान कितना निकला है 15 और y का मान निकला है 5, 5 का भाग 15 में करेंगे तब 5 तिहाई 15, और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। ठीक है, इतना क्लियर। आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कह रहे किसी बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी आधार की त्रिज्या 6 सेमी ऊंचाई 7 सेमी। पहले देखिए बेलन का क्या दिया है, त्रिज्या दिया, त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, दिया है 6 सेमी, ऊंचाई दिया है 7 सेमी, आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। ठीक है बाबू, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान होता है कितना है 22/7, तो हमने 22/7 रखा। r का मान कितना है 6, तो 6 × 6 रखा। h का मान 7 है तो 7, 7 से 7 कट गया। ठीक है, अब बचा क्या 22, 6 6 36, 22 को लिख सकते 2 × 11 और गुणे 36, तो 36 दूना 72, 11 × 72। अब देखिए जब 11 का गुणा करना होगा तो इसके लिए ट्रिक सीख लीजिए। 2 है तो 2 लिख दिए, 2 में 7 जोड़ दिए तो कितना हो गया 9, और 7 है तो 7, तो 752 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट वाला है डी। ठीक है, जब भी इस तरह का गुणा करेंगे तो 2 है तो 2 लिख लेंगे, 7 है 7, और इस दोनों को जोड़ के बीच में लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ इसे भी देख लीजिएगा, उसमें मॉक टेस्ट में सुधार लीजिएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154, वहाँ 154 गायब है। ठीक है, वर्ग सेमी है तो उसका वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो दिया है उसी से शुरू करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक, कितना दिया है पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 154। पाई का मान कितना आप लोगों को बताया है, पाई का मान 22/7, r हमें नहीं पता है निकालना है, और 154 इसका इधर गुणा कर देते, r बराबर कितना हो गया बाबू 154 × 7/22। अब इसे देखिए काटेंगे तो 11 दूना 22
और 11 का नम 11 4 44 11 चौको 44 और 2 7 14 तो आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर तो आर बराबर कितना हो गया 7। यहाँ आर तो निकल गया। अब हमसे कह रहा है इस वृत्त की परिधि के सूत्र क्या पढ़े हैं, परिधि का पढ़े हैं, परिधि इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान भी 7। यहाँ 7 से 60 कट गया, 22 दूना 44 मीटर है तो मीटर और 44 मीटर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले यहाँ से निकाल लिए हैं और फिर यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, यक्स अपान √4 इज इक्वल टू √16, यही है ना। तो यक्स का मान पूछ रहा है, तो ये तो बहुत आसान है। यक्स है कड़ी में 4 का मान कितना होगा 2 और इसका क्या हो जाएगा 16 का 4, इसका गुणा कर देते हैं, x बराबर 4 दूना 8 और 8 हमारा पहला ही मिल गया। क्लियर। आगे बढ़िए। कह रहा है यदि 2 मेज और 3 कुर्सी की कीमत कितना है 500। तो देखिए मेज 2 मेज दिया है तो हम मान लिए मेज की संख्या x और कुर्सी की संख्या y, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y बराबर 500। ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है 8 मेज और 12 कुर्सी, तो हम लिख देंगे 8 मेज और 12 कुर्सी का दाम क्या होगा, यही ना बाबू। तो देखिए इसमें एक कॉमन क्या दिया है, हमें 2x + 3y ज्ञात है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से 4 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 2x और 4 तिहाई 12 3y, तो यह हो गया 4 और इतना का मान कितना निकला है 500, तो यहाँ रख दिए 500 और 4 × 5 = 20। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया 2000 और 2000 इसमें पहला नंबर ऑप्शन नंबर 1 ही है। क्लियर। कुछ नहीं करना है, बस इसको 2x 3y मान के रख देना है, यहाँ पे गुणा कर दिए हैं। अब देखिए एक कह रहा है एक आयत के कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि कमरे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर होगा, अंतर पूछ रहा है। तो पहले देखिए क्या है, आयत है। अब कह रहा है एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई के 3/4 है, यही ना, चौड़ाई लंबाई के 3/4 है। तो देखिए इसको क्या मान लिए हम x, तो चौड़ाई क्या हो गई 3x/4। यही कह रहा है एक आयत की कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/, लंबाई मान लिया x, तो चौड़ाई कितनी हो जाए, लंबाई x का 3/4, तो 3/4 कर दिए। यदि कमरे का क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल इसका पूछ रहा है, आज का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ एंड विड्थ हो जाता है, कितना दिया है 300। अब 309 देकर लंबाई हमारा x है, चौड़ाई कितना है 3x/4 है, = 300। अच्छा यहाँ देखिए बाबू, है 3 से है 3 कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 इधर चला गया तो x का x में गुणा कहते हैं, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400 और 400 किसका वर्ग है 20 का, तो x बराबर हमारा क्या हो गया 20। अब x 20 आ गया तो है क्या हो गया लंबाइया 20, तो है क्या हो जाएगा बाबू 3/4 गुणे 20, तो 4 × 5 = 5 तिहाई 15। अब हमसे क्या कह रहा है लंबाई और चौड़ाई में कितना का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, कितना का अंतर है, तो लंबाई हमारा 20 है, चौड़ाई कितना है 15, घटेगा तो कितना आएगा 5, तो 5 मीटर का अंतर, और ऑप्शन नंबर हमारा सी दिख रहा है कि 5 मिनट का अंतर होगा। क्लियर। अब देखिए कर 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोला, यही अर्धगोला है, ठीक। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 पाई का मान 22/7, r का मान 14 गुणे 14। ठीक, क्योंकि दिया है अर्धगोले का व्यास। अब व्यास है तो व्यास क्या होती है, त्रिज्या के आधी होती है। तो इसको r निकालेंगे तो 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ 14 9 होकर क्या हो जाएगा 7 गुणे 7। यहाँ से एक 7 कट गया। ठीक है बाबू। अब यहाँ 22 दूना 44 और यह क्या बचा 7। तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 तरीके के 7 चौक 28, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30। तो 308 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और इसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही है। लेकिन यह याद होना चाहिए 2 पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अर्धगोले का। पूरा गोला होगा तो 4 पाई r स्क्वायर होगा। ठीक, यह गोले का है, गोले का। इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछे या वक्र पृष्ठ, दोनों एक ही होता है। आगे देखिए, कर 200 में कम से कम क्या घटाया जाए कि पूर्ण हो। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान है बाबू। है 200 है, 200 में से कम क्या घटा दें, 4 घटा दें तो 196 हो जाएगा। 196 किसका वर्ग है 14 का। तो हम 4 घटाने पे आ जा रहा है। ठीक, इसको कुछ करना ही नहीं था। अब देखिए क्या दिया है 5/6, 15/8 और 25/32 का लॉसा पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। जब भी भिन्न में पूछे तो हम जो पूछेगा अंश का वही निकाल देंगे। लॉसा पूछ रहा है तो अंश का लिखेंगे और लॉसा 5, 15 और 25 का लॉसा बट्टे 6, 8 और 32 का मौसा। ठीक, लॉसा हम निकालेंगे बाबू। तो लॉसा क्या होगा 5, 15, 25 का लॉसा। तो नहीं, जिसको निकालना है ऐसे निकाल लेगा 5, 15 और 25। तो हम क्या करेंगे 5 से काटेंगे अभाज्य संख्या। 5 1 9 5, 5 3 15, 5 5 25। फिर 5 से काटे 1 3 और 1, उसके बाद 3 से काट दिया 5 5 25, 25 3 75। तो 75 लॉसा हो गया। मौसा कितना हो जाएगा, यहाँ सबसे कम संख्या ये क्या है जो कट जाएगा, तो 2 है। 2 से सभी कट जाएंगे या निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। क्या दिया है 6, 8 और 32। तो हम देखेंगे जब तीनों संख्या सेम संख्या से कट जाए, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 1 9 2, 2 6 12। अब ऐसा संख्या बताइए जिससे तीनों कट जाए, तो ऐसा कोई संख्या ही नहीं है। तो इसमें 2 का भाग कर देंगे। जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और 1 बचा 15, 2 7 14, 37.5। और ये ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। देखिएगा एक दे देता है, हम लोग सवाल सही लगाने के बाद भी चेक करते हैं, यह नहीं कोई ऑप्शन नहीं ना आ रहा है। यह टाइम फंसाने के लिए दे देता है कभी कभी नन ऑफ दीज या कोई नहीं, तो इसमें भटकिएगा नहीं। अब कह रहा है 32 और 96 का लॉसा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही आसान है, 32 और 96 है। तो हम देख रहे हैं 32 और 96 दोनों, 32 या 96 इसमें 3 का गुणा ही तो किया गया है। देख लीजिए 3 दूना 6, 3 तरीके 9। तो सीधा 96 आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही है। तो 96 हो जाएगा। कह रहे 3, 4 और 9 का चौथा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही आसान है। 3 का है 3 और 4 है तो 3/4 बराबर 9। मान लीजिए चौथा अनुपातिक क्या है यक्स है, यक्स मान लिए तो यहाँ बट्टे यक्स कर दिए। ठीक, तो अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 तरीके 9, तो 1/4 और गुणे 3/x। एक्स का इधर गुणा कर दिए तो एक्स
4 तिहाई 12, तो यही अनुपातिक हो गया x, चतुर्थ अनुपातिक 12 हो गया। इस तरह से हम लोग कर लेंगे पूरा क्वेश्चन। तो इस तरह से आज का सेशन में 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छा सेशन करने के लिए मिलेंगे अगले सेशन में। आप लोग के 15 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न मैथ के समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने रीजनिंग की तरफ और रीजनिंग को भी तोड़ फोड़ के रख देते हैं। यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न क्या दिया है कि 1, 8, 27, 64, 216। एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो बात अपने दिमाग में आप लोग बैठा लेना। देखो यार, अगर आप आर्मी का तैयारी कर रहे हो, मान लो इसका तो भर्ती देख ही रहे हो, आपका तो सपना है हमको वर्दी पहनना है, इसका मन से तैयारी करो। लेकिन आप लोगों को तैयारी करने के साथ साथ ही छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसे स्क्वायर क्या होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर और आपका 5 का स्क्वायर, उसके बाद से आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, घात क्या होता है, मतलब सब लोग नहीं, एक आध दो लोग। तो ये होता है ना, जैसे 1 पर 2 को घात है तो मतलब 1 का 2 बार गुणा होगा। जब 1 का 2 बार गुणा होगा, यहाँ 1 गुणे 1 हो जाएगा, तो बराबर 1 का 2 बार गुणा होगा तो 1 के इसका आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरह से 2 पर 2 घात है ना, 2 स्क्वायर है ना, तो 2 का 2 बार गुणा होगा, ठीक है ना। अब जब 2 का 2 बार गुणा होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यही हो गया 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 2 का घात 4 हो गया। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर आपका 3 का 3 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ऊपर 2 लिखाना तो वही समझो, जितना के ऊपर 2 लिखा रहेगा तो उसका 2 बार गुणा होगा। अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 के 9, ठीक है ना। उसके बाद से आपका 4 का स्क्वायर यहाँ पर दिया है, तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 चौको 16, यहाँ पर तो 14 लिखा जा रहा है। उसके बाद से 5 है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 का 2 बार गुणा, 5 5 25। उसके बाद से 6 है, 6 का स्क्वायर मतलब 6 का 2 बार गुणा, 6 6 36। उसके बाद से 7 है, 7 का स्क्वायर मतलब 7 का 2 बार गुणा, 7 7 49। उसके बाद से 8 है, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 का 2 बार गुणा, 8 28 64। उसके बाद से 9 है, तो 9 का 2 बार गुणा, 9 9 81। उसके बाद से 10 है, तो 10 का 2 बार गुणा, 10 दहा में 100, ठीक है ना। तो देखो कितना आसान है ना। स्क्वायर आप लोग को 20 तक कम से कम याद कर लेना है अगर आर्मी का तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो इस तरह से स्क्वायर होता है। आप सभी लोगों को स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए, एकदम पता होना चाहिए। अगर नहीं पता रहेगा तो फिर मेरे भाई मैं आप लोगों को क्या करूँगा कि आप लोग समझ नहीं सकते हो। मैं आप लोगों को क्या दशा करूँगा कि आप ही लोग जानोगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ से कहीं मतलब इधर उधर नहीं जा रहा है। मैं सोचा हूँ कि ये यहाँ से इधर उधर चला जाएगा तो कितना बढ़िया रहेगा, लेकिन नहीं जा रहा है। चलो छोड़ो, जाने दो, इसको इसी तरह से मिटा लेते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर आप लोग को पता होना चाहिए, क्यूब आप लोग को पता होना चाहिए। अब क्यूब क्या होता है बस 1 2 को बता दे रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता होगा। देखो जैसे स्क्वायर 2 पर 2 हो गया ना, मतलब 2 का स्क्वायर आपका 2 का 2 बार गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4। उसी तरह से अगर 2 पर 3 घात हो गया तो ये होता है 2 का क्यूब, ठीक है ना। और 2 पर 3 घात हो गया तो इसका मतलब जहाँ भी ऐसा दिखाई दे देगा तो ये जान जाना जो भी यहाँ पर संख्या रहेगा उसका 3 बार गुणा हो जाएगा। जैसे 2 पर 3 घात है तो 2 का 3 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देखो, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों बताया हूँ, क्योंकि ये याद कर लोगे तो बहुत काम आएगा। यहाँ पर लिखा है कि 1 8 27 64 216। अब ये जो 1 है ना, 1 आपका 1 का क्यूब है। 1 क्या है, 1 का क्यूब है। 1 का कितना बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। ये जो 8 है ना, 8 कितने का क्यूब है, 8 आपका 2 का क्यूब है। 8 कितने का क्यूब है, 2 का क्यूब है। 2 का जब 3 बार गुणा करोगे ना, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 8 आ जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 मतलब 2 का क्यूब 8 है। सेम उसी तरह से 27 3 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। उसी तरह से 64 4 का क्यूब है।
उसी तरह से देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो आगे 5 का क्यूब कर लेते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो यहाँ 5 का क्यूब आएगा ना, तो 5 का क्यूब कितना होगा, मैं आप लोगों को बताया हूँ कि 5 का क्यूब करेंगे तो मतलब 5 का 3 बार गुणा, ठीक है ना। जैसे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, 5 पचे 25, पचे 125 है, तो 5 पचे 25, पचे 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका 125 है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी कूट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतना को का कोड क्या होगा। तो भाई देख लेते हैं। अब यहाँ पर y है, टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। अब देखो यहाँ b लिखा गया है ना, अब आप लोगों को उल्टा अक्षर भी याद करना पड़ेगा। देखो मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। उल्टा अक्षर जैसे a का उल्टा आपका मतलब z होता है ना, तो a का उल्टा आपका z होता है, a to z यहाँ पर लिख लेना है। फिर b का उल्टा आपका क्या होता है, b का उल्टा आपका y होता है। फिर c का उल्टा आपका x होता है, d का उल्टा आपका w होता है। उसके बाद से d पर से e आता है, e का उल्टा आपका क्या होता है, v होता है। उसके बाद से f का उल्टा आपका u होता है, और g का उल्टा आपका t होता है। उसके बाद से f g पर से h आता है, h का उल्टा आपका हनी सिंह यश होता है। अभी एक ट्रिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। h पर से i आता है, i का उल्टा आपका क्या होता है, आई का उल्टा आपका होता है इंडियन रेलवे, आर होता है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका आई पर से क्या आता है, एच आई जे आता है, जे का उल्टा आपका क्यूब होता है, ठीक है ना। जे पर से के आता है, के का उल्टा आपका पी होता है, के पर से आपका एल आता है, एल का उल्टा ओ होता है। उसके बाद से एम आता है, एम का उल्टा आपका एन होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, अब करना क्या है ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। बस इतना ही। अब यहाँ पर इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, फटाक से अपने कॉपी में लिख लो। देखो करना क्या है, इसका एक ट्रिक होता है। जैसे ए टू जेड, ए का उल्टा जेड तो सभी लोगों को पता होगा। ए टू जेड बी फॉर बॉय, बी फॉर क्या हो जाएगा, बॉय, मतलब बी का उल्टा वाई हो जाएगा। अब ए टू जेड बी फॉर बॉय। एक लड़का था, ठीक है ना, एक कहानी सुन लो। एक लड़का था जो क्रैक्स खाया, देखो सी फॉर यक्स मतलब क्रैक्स, सी यक्स हो जाएगा। एक लड़का था जो क्रैक्स खाया, क्रैक्स खाने के बाद ड्यू पिया, मतलब डी डब्ल्यू हो गया, ड्यू पिया, ठीक है ना, डी का उल्टा डब्ल्यू। जब लड़का क्रैक्स खाकर ड्यू पी लिया, इवनिंग में ई का उल्टा भी, मतलब इवनिंग में मतलब शाम के टाइम में वो क्रैक्स खा रहा था, ड्यू पी रहा था, ठीक है ना, इवनिंग में। उसके बाद से फ्यू मतलब फन किया, यहाँ पर एफ यू से फन किया हो जाएगा, एफ यू यान मतलब मजाक किया। वो लड़का था जो शाम के टाइम में मतलब क्रैक्स खाया, ड्यू पिया, उसके बाद से फन किया, मतलब शाम के टाइम में फन किया, मजाक किया। उसके बाद से जीटी रोड गया, जी का उल्टा टी हो जाएगा, मतलब जीटी रोड गया। उसके बाद से जीटी रोड जाने के बाद उसको वहाँ पर हानि सिंह मिल गया, यच का उल्टा आपका यश हो जाएगा, हानि सिंह मिला। उसके बाद से वो सब लोग इंडियन रेलवे गए, ठीक है ना, आई का उल्टा आर हो जाएगा, मतलब इंडियन रेलवे गए। उसके बाद से जैक और क्वीन मिले, ठीक है ना, जैक और क्वीन मिल गए इंडियन रेलवे पर, जे का उल्टा क्यू हो गया। उसके बाद से के का उल्टा पी दिया है ना। उसके बाद से सब लोग कानपुर गए, सब लोग कानपुर गए, मतलब के का उल्टा आपका पी हो गया, कानपुर, ठीक है ना। उसके बाद से सबका लव हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, यल का उल्टा ओ हो गया। यल तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, मुझे पता है इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रहता है, लेकिन मेरे भाई अगर फ्यूचर बनाना है ना तो अपना ध्यान सिर्फ अक्षर पर डालो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यल का उल्टा ओ हो गया, यल का उल्टा क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है ना, लव हो गया। उसके बाद से जब लव हुआ तो एक आदमी आया, यम मतलब मैन आ गया, और सबको पीट पीट के मार मार के भुजिया बना दिया, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि ए टू जेड बी बॉय, एक लड़का था जो सी फॉर क्रैक्स खाया, फिर डी का उल्टा डब्ल्यू पिया, मतलब ड्यू पिया, डब्ल्यू नहीं पिया। फिर इवनिंग में फन किया, जीटी रोड गया, हानि सिंह मिला, इंडियन रेलवे गए, जैक और क्वीन मिले, फिर कानपुर गए, फिर लव हुआ, फिर आदमी आके पकड़ लिया और पीट पीट के मारा इन लोगों को, ठीक है ना। तो ये आप लोग को उल्टा पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बी दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या दिया है, बी दिया है। उसके बाद से फिर बी दिया है, उसके बाद से आपका ई दिया है, उसके बाद से आपका वाई दिया है, फिर आपका वाई दिया है, फिर आपका वी दिया है, ठीक है ना। अब देखो क्या किया गया है, बी का उल्टा क्या है,
बी का उल्टा वाई है, बी का उल्टा आपका वाई है ना, तो बी का उल्टा यहाँ पर वाई कर दिया है। फिर बी का उल्टा वाई है, फिर ई का उल्टा देख लेते हैं, ई का उल्टा भी है ना, तो ई का उल्टा भी कर दिया है, तो आगे भी वही कर देंगे। यहाँ पर ए लिखा है, फिर एन लिखा है, फिर टी लिखा है। ए का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, ए का उल्टा आपका जेड हो जाएगा, एन का उल्टा आपका यम हो जाएगा, टी का उल्टा मतलब वही जीटी रोड गया ना, एन जो आदमी पकड़ा यम में एन हो गया, फिर टी का उल्टा जी हो जाएगा, तो एल एम जी नहीं जेड एम जी हो जाएगा, ठीक है ना, जेड एम जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे पेंट रंग से संबंधित है उसी तरह से डिश किससे संबंधित है, तो डिश चीनी मिट्टी से संबंधित है, ठीक है ना। अगले बार पूछा गया था इसलिए इस प्रश्न को मैं ले लिया हूँ, डिश चीनी मिट्टी से संबंधित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 10, 16, 25, 37 अगला पद क्या होगा। 10 पर से 16 आ गया है, देख लेते हैं इसको भी। 10 पर से आपका क्या आ गया है, 16 आ गया। 10 में कितना जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में कितना जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 16 4 20, 5 25, 5 4 9, 25 में कितना जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। अब क्या देखने को मिल रहा है, पहले 6 जोड़ा गया है, फिर 9 जोड़ा गया है, फिर 12 जोड़ा गया है, तो फिर 15 जोड़ देंगे। 15 कहाँ पर जोड़ देंगे, 37 में जोड़ देंगे। जब 37 में 15 जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 हासिल 5, 52 हो जाएगा, और 52 यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, उसके बाद से जाओ मजे लो, ठीक है ना। मजे लोगे तो बहुत बार मारेंगे, फिर से रिवीजन करना पुराना वाला, ठीक है ना। नहीं समझ आएगा तो एप्लीकेशन को खोलना और पढ़ाई करना, ठीक है ना। उस विकल्प का चयन करो जो अन्य 3 से भिन्न है, उस विकल्प का चयन करो जो अन्य 3 से भिन्न है। दूरी हो गया, प्रकाश हो गया, बल्ब हो गया, विद्युत हो गया, तो ये भी कोई बताने वाली बात है, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। मैं आप लोग को बोला हूँ लास्ट में एक प्रश्न दे दूंगा, साफ साफ दिख रहा है कौन एक जैसा है और कौन भिन्न है। तो अभी आप लोग के 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना।